भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। आज जिसे हम भारतीय इतिहास का प्राचीन काल कहते हैं, दरअसल वह मध्यकाल था, और जिसे मध्यकाल कहते हैं वह राजपूत काल है। तब प्राचीन भारत के इतिहास को जानना जरूरी है। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास को ना भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13000 ईसा पूर्व हो चुकी थी, अर्थात आज से 15000 वर्ष पूर्व। 15000 वर्षों में भारत ने जहां एक और हिमयुग देखा है, वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस समय में भारत में इतना उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है और राजाओं की वंशावली का वर्णन है, जिससे भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। आइए आज हम जानते हैं प्राचीन भारत के 10 रहस्य, जिस पर अब विज्ञान भी शोध करने लगा है और अब वह भी इसे सच मानता है। नंबर 1 पे आते हैं प्रथम जीव और मानव की जन्मस्थली। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक थे, तब भारत के एक हिस्से में डायनासोरों का राज था। लेकिन 50 करोड़ वर्ष पूर्व वह युग बीत गया। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेचिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 2 महाद्वीप हुआ करते थे। उन 2 महाद्वीपों को वैज्ञानिकों ने 2 नाम दिए। एक का नाम गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम लॉरेशिया लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिण गोलार्ध में था और उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेशिया के कुछ हिस्सों से जुड़ गए थे, जिनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप हैं। गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं। फिर 13 करोड़ साल पहले जब यह धरती 5 द्वीपों वाली बन गई थी, तब जीव जगत का विस्तार हुआ। उसी विस्तार क्रम में आगे चलकर कुछ लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जो विश्व की सर्वप्रथम नदी है। यहाँ डायनासोरों के सबसे प्राचीन अंडे एवं जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे पुरातन आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के गौड़ संप्रदाय की पुराकथाओं में भी यही तथ्य वर्णित है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। गौड़ नाम की जाति आर्य धर्म की प्राचीन जातियों में से एक है, जो द्रविड़ समूह से आती है। उल्लेखनीय है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं होती है। जो भी जाति आर्य धर्म का पालन करती थी उसे आर्य कहा जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार मानव कई बार बना और कई बार फना हो गया। एक मनवांतर के काल तक मानव सभ्यता जीवित रहती है और फिर वह काल बीत जाने पर संपूर्ण धरती अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है। लेकिन यह तो हुई धर्म की बात। इसमें सत्य और तथ्य कितना है ये तो हम नहीं जानते। दुनिया व भारत के सभी ग्रंथ यही मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति भारत में हुई थी। हालांकि भारतीय ग्रंथों में मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, मानव को ब्रह्मा ने बनाया था, और दूसरा, मनुष्य का जन्म क्रम विकास का परिणाम है। प्राचीन काल में मनुष्य आज के मनुष्य जैसा नहीं था। जलवायु परिवर्तन के चलते उसमें भी बदलाव होते थे। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि इस मनवंतर के पहले मानव की उत्पत्ति वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर हुई थी। यह नदी कश्मीर में है। वेद के अनुसार प्रजापतियों के पुत्रों से ही धरती पर मनुष्य की आबादी हुई है। आज धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सभी प्रजापतियों की संतानें हैं। प्राचीन भारत का दूसरा रहस्य, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत से पहले दुनिया छोटी छोटी टूटी फूटी बोलियों में बटी थी, जिनका कोई व्याकरण नहीं था और जिनका कोई भी भाषा कोश भी नहीं था। कुछ बोलियों ने संस्कृत को देखकर खुद को विकसित किया है और वे भी एक भाषा बन गई। ब्राह्मी
और देवनागरी लिपि भाषा को लिपियों में लिखने का प्रचलन भारत में ही शुरू हुआ। भारत से इसे सुमेरियन, बेबीलोनियन और यूनानी लोगों ने सीखा। प्राचीन काल में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का प्रचलन था। ब्राह्मी और देवनागरी लिपियों से ही दुनिया भर की अन्य लिपियों का जन्म हुआ। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ था। महान सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि नाम दिया था। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि से भी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह प्राचीन सिंधु सरस्वती लिपि से निकली है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इस लिपि को इस्तेमाल करते थे। तब संस्कृत भाषा को भी इसी लिपि में लिखा जाता था। शोधकर्ताओं के अनुसार देवनागरी, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, सिंघल लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, तिब्बती लिपि, रंचना, प्रचलित नेपाल, भुंजीमोल, कोरियाली, थाई, बर्मेली, लाओ, खमेर, जवानीज, खुदाबादी लिपि, यूनानी लिपि आदि सभी लिपियों की जननी है ब्राह्मी लिपि। कहते हैं कि चीनी लिपि 5000 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन है। मेसोपोटामिया में 4000 वर्ष पूर्व क्यूनिफॉर्म लिपि प्रचलित थी। इसी तरह भारतीय लिपि ब्राह्मी के बारे में कहा जाता है। जैन पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि सभ्यता को मानवता तक लाने वाले पहले तीर्थकर ऋषभदेव को एक बेटी थी जिसका नाम ब्राह्मी था और कहा जाता है कि उसी ने लेखन की खोज की थी। यही कारण है कि उसे ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, जो ब्राह्मी से उद्भूत उस लिपि से संबंधित है जो करीब 1500 वर्ष से अधिक पुरानी है। केरल के एर्नाकुलम जिले में कालादी के समीप कोट्टन्नम होड़ू के आसपास के इलाके में मिली कुछ कलात्मक वस्तुओं पर ब्राह्मी लिपि खुदी हुई पाई गई जो नवपाषाण कालीन है। यह खोज इलाके में महापाषाण और नवपाषाण संस्कृत के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। पत्थर से बनी इन वस्तुओं का अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वैज्ञानिक और केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पुरातात्विक डॉक्टर पी राजेंद्रन द्वारा किया गया। ये वस्तुएं एर्नाकुलम जिले में मेक्कालादी के अंदेत अली के संग्रह का हिस्सा है। राजेंद्रन ने बताया कि मैंने कालादी में कोट्टायन के आसपास से अली द्वारा संग्रहित कलात्मक वस्तुओं के विशाल भंडार का अध्ययन किया। इन वस्तुओं में नवपाषाण कालीन और महापाषाण कालीन से संबंधित वस्तुएं भी हैं। उन्होंने बताया कि नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ियों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि ऐसी 18 कुल्हाड़ियों में से 3 पर गुदी हुई लिपि ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।